गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मनोज गोटी श्री उमा विद्या मंदिर हाट पिपलिया से। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टिकाऊ कृषि क्या है या फिर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जिसे हम बोल सकते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस करा था हरित क्रांति के बारे में, जिसे हम कंप्लीटली पूरा कर चुके हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है पहले उसके बारे में अच्छे से पढ़ ले या फिर वो वीडियो देख करके उसको अच्छे से समझे ना। आगे हम इस वीडियो में हम देखते हैं टिकाऊ कृषि यानी कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। बच्चों, जो हरित क्रांति का जो दौर था उसके कुछ दुष्परिणाम थे। हरित क्रांति में हमने ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए भरपूर मात्रा में रासायनिक पदार्थों का उपयोग करा था। ज़्यादा से हमने और उसके साथ में क्या है संकर प्रमाणित बीजों का भी उपयोग किया और ज़्यादा से ज़्यादा हमने सिंचाई फसलों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई। तो ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई के दुष्परिणाम क्या थे कि भूमि में ज़्यादा नमी होने के कारण कीटों का प्रकोप बढ़ रहा था, ठीक है, और उसके साथ साथ फंगस का भी अटैक ज़्यादा हो रहा था, ठीक। तो इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए यानी कि जो हरित क्रांति के जो दुष्परिणाम थे उनको देखते हुए हमारे देश में क्या है टिकाऊ कृषि यानी कि जिसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी हम बोलते हैं। बच्चों, क्या है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यानी कि टिकाऊ कृषि की शुरुआत की गई। तो ये जो टिकाऊ कृषि की शुरुआत किस आधार पर की गई थी? तो हरित क्रांति के दुष्परिणामों को ध्यान में रखते हुए हमारे देश में टिकाऊ कृषि की शुरुआत की गई। तो टिकाऊ कृषि का जो है मेन उद्देश्य क्या था कि हमें ऐसे उन्नतशील बीजों का उपयोग करना जिसको कम पानी की आवश्यकता हो और ज्यादा उत्पादन हमें मिल पाए, ठीक है, या फिर ऐसे बीजों का उपयोग करना जिनको क्या है कि कम कीट या रोग अटैक करती हो ऐसी फसलें, या फिर ऐसे बीजों को हमको उगाना जिससे कि क्या है कि हमें रासायनिक पदार्थों का कम उपयोग करना पड़े, ठीक है बच्चों। तो इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो यहाँ पर टिकाऊ कृषि में सबसे ज्यादा जोर किन बातों पर दिया गया वो यहाँ पर पॉइंट वाइज दे रखे हैं, इनको एक एक करके समझते हैं। यानी कि भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखना, यानी कि जो मृदा थी या फिर भूमि थी उसकी उर्वरा शक्ति को हम किस प्रकार से बना के रख सकते थे कंटिन्यूअसली। जब हम हरित क्रांति की बात करें तो हरित क्रांति में क्या है कि हमने लगातार फसलों को लगाने से या फिर ज्यादा से ज्यादा रासायनिक पदार्थों के उपयोग से हमारी मृदा क्या है वहां पर उर्वरकता हमारी मृदा की कम हो गई थी। तो हमें क्या है कि वो उसको हम टिकाऊ कृषि नहीं मान सकते, यानी कि लंबे समय पर हम उत्पादन को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। तो इस कंडीशन में क्या है कि टिकाऊ कृषि की शुरुआत हुई। तो टिकाऊ कृषि में क्या था कि ज्यादा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हमारा यह है कि जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखना, यानी कि हमें टिकाऊ कृषि के थ्रू पर रासायनिक पदार्थों का कम उपयोग करना है, देना है, जितनी उसको आवश्यकता उतनी मात्रा में हमें सिंचाई देना है, ठीक है बच्चों। सेकेंड हमारा आता है समेकित कीट एवं रोग प्रबंधन, यानी कि हमें क्या है कीट एवं रोगों का प्रबंधन इस प्रकार से करना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा रासायनिक भी उपयोग नहीं करें। इसके लिए हम जो है हमारी भौतिक जो विधियां होती है या फिर निरोगी विधियां होती है कीट एवं रोग के नियंत्रण में जो कि सहायक होती है, या फिर हम जैव नियंत्रण का सहारा लेकर के हम इनका क्या है कि कीट एवं रोगों का नियंत्रण करते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारा आता है प्रभावी सिंचाई व्यवस्था, यानी कि जो सिंचाई की जो व्यवस्था हमारी है उसको हमें और भी प्रभावी बनाना था, ठीक है। प्रभावी का मतलब ये हुआ कि हमें जितनी अमाउंट में फसलों को पानी की आवश्यकता होती है उसी के आधार पर हमें पानी देना है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा पानी हम देंगे तो वहां पर क्या है मृदा के लवणीय होने का डर ज्यादा रहता है और वहां पर उस फसलों का उत्पादन गिर जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है हरे एवं कंपोस्ट जैव उर्वरकों का प्रयोग हमें करना है। तो बच्चों यहाँ पर हमने रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम करते हुए उनके साथ साथ हमने किनका उपयोग करा? हरे, मतलब जिसको हम हरी खाद या फिर ग्रीन मेन्यूर भी बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर कंपोस्ट या फिर जैव उर्वरक कंपोस्ट बना करके या फिर जैव उर्वरकों का हमने यहाँ पर प्रयोग किया, न कि रासायनिक पदार्थों का, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कृषि लागत को कम करना, यानी कि जहां पर हरित क्रांति में देखा हमने कि जो हमारी जो कृषि थी वो पूंजी पर आधारित थी। तो जो पूंजी यानी कि जो गरीब किसान हुआ करते थे वो ज्यादा पूंजी का इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे थे या फिर ज्यादा लागत नहीं लगा पा रहे थे कि फसलों को उत्पादन प्राप्त करने के लिए फसलों में, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें क्या है कृषि की लागत को कम से कम करना है। तो यहाँ पर कृषि की लागत
कम करने के लिए हमने ऐसे उन्नतशील बीजों का विकास किया जो कि कम पानी चाहते हो या फिर कम खाद की रिक्वायरमेंट में ही वो क्या है ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन दे सके। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है जैव खरपतवार नाशों का प्रयोग करना, यानी कि जहां हम खरपतवार नाशी का रासायनिक खरपतवार नाशी का उपयोग कर रहे थे वहां पर हमने रासायनिक की जगह यहाँ पर क्या है जैव रसायनों का उपयोग किया खरपतवार नियंत्रण के लिए, जो कि क्या है भूमि की फर्टिलिटी को डैमेज ना करे या फिर फर्टिलिटी को बनाए रखे। ज्यादा रासायनिक रसायनों के उपयोग से क्या होता है हमारी जो भूमि होती है वो उनकी जो उर्वरक क्षमता होती है वो कम हो जाती है। ठीक है बच्चों, अब टिकाऊ कृषि में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु हैं, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन कौन से बिंदु है उनके बारे में हम डिस्कस कर। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु में क्या है कि यहाँ पर ऐसे बीजों का उपयोग करना या फिर उनका विकास करना जो कि क्या है कि कम रासायनिक खाद एवं उर्वरक में भी वो ज्यादा उत्पादन हमें दे सके, यानी कि ऐसे बीजों का विकास करना, सर्वोपरि बीजों का विकास करना जिससे कि क्या है कि जो कि कम रासायनिक खाद जिनको दे उसमें भी क्या है कि हमें ज्यादा से ज्यादा उत्पादन वो दे सके। ठीक, और वो जो ऐसे बीजों का विकास करना या उपयोग करना जिनमें क्या है कम पानी की लागत हो, यानी कि उसको हमें कम सिंचाई में भी क्या है पर्याप्त मात्रा में उत्पादन प्राप्त हो सके, ऐसे बीजों का विकास करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है रोग निरोधक क्षमता वाले बीजों का विकास करना, यानी कि हम ऐसी फसलों को लगाएंगे जिसमें रोग लगने की संभावना बहुत कम होती है, यानी कि वो रोग के लिए प्रतिरोधी किस्म होती है, रोगों के अटैक को रोकती है या फिर अपने ऊपर क्या है कि रोगों का अटैक नहीं होने देती है। ऐसी फसलों को हमको लगाना है। ठीक बच्चों, इसमें देखा जाए तो एग्जाम्पल के तौर पे देखें जो पानी वाली कम पानी की लागत वाली फसलों में जैसे कि एक एरोबिक धान आता है जो कि एरोबिक धान की किस्म है जो कि क्या है कम पानी में पककर तैयार हो जाती है और कम पानी में पकने के साथ साथ क्या है उसका जो उत्पादन होता है वो उच्च ही होता है, यानी कि ज्यादा उत्पादन देती है। तो